देखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन। तो अभी देखेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? तो दो वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, देखो वेक्टर ए है वेक्टर बी है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि ब्रॉट द टेल ऑफ वन वेक्टर एट द हेड ऑफ अदर वेक्टर एंड कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी a प्लस बी। कह रहा है कि एक वेक्टर के हेड पे, एक वेक्टर के टेल पे, टेल ऑफ वन वेक्टर एट द हेड ऑफ अदर वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाओ और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो। तो जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो जो उस ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा, एक साइड तो वेक्टर ए ही होगा, दूसरा साइड वेक्टर बी होगा, तो जो थर्ड साइड होगा वही आपको देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यह वेक्टर ए है तो इस पॉइंट को वेक्टर ए का हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। यह वेक्टर बी का हेड है, यह वेक्टर बी का टेल है। और ये भी मालूम है कि हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो फ्री वेक्टर को क्या कर सकते हैं कि विदाउट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि एक के हेड पे दूसरे का टेल लाना है, तो चलो करो क्या, इसे मान लो यह वेक्टर ए है और वेक्टर बी को क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए के हेड पे ले जा रहे हैं। वेक्टर ए का हेड यहाँ पे है, ठीक है। तो वेक्टर बी को हम शिफ्ट करके ले जा रहे हैं कहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे लाएंगे वेक्टर ए के हेड पे, यानी कुछ ऐसे रख दिए वेक्टर बी को। क्लियर? ठीक है, वेक्टर ए के हेड पे क्या किए, वेक्टर बी का टेल रख दिए। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इधर देख लो, मान लो ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी है और बी के हेड पे क्या करेंगे, ए का टेल ले जाएंगे। चलो थोड़ा और इधर बना देते हैं, इधर जगह वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के हेड पे, बी के हेड पे ए का टेल ले गए। तो ऐसे मतलब कुछ ऐसे शिफ्ट किए, यहाँ पे ले गए, यानी यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, तो या तो ऐसे भी कर सकते हो या वो ऐसे भी कर सकते हो। करना बस यही है, एक के हेड पे दूसरे का टेल ले जाना है। तो एक के हेड पे दूसरे का टेल ले जाना है, उसके बाद ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे क्या किए कि ए के हेड पे बी का टेल लाए और यहाँ बी के हेड पे ए का टेल लाए। अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, ट्रायंगल बनाए, यहाँ पे वाला ट्रायंगल बनाए। तो जो थर्ड साइड होगा, जैसे ये वाला थर्ड साइड हुआ, तो यह थर्ड साइड जो होगा यही आपको देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसी तरह यहाँ पे जो थर्ड साइड है ये वाला देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आगे, एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी विल बी इन क्लॉकवाइज ऑर्डर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ए और बी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है तो ए प्लस बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, और अगर ए और बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में है तो ए प्लस बी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए और बी ऐसे है, ठीक है, ए और बी जैसे ही एक के हेड पे दूसरे का टेल लाओगे तो डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाता है सबका, ए और बी दोनों का डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर ए क्लॉकवाइज में जाएगा तो बी भी क्लॉकवाइज में ही जाएगा, ए अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो बी भी एंटी क्लॉकवाइज में ही होगा। क्योंकि एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दे रहे हैं तो डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ए और बी डायरेक्शन क्या है, ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ए वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देख लो बी और ए है, तो यानी ए और बी का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, क्लॉकवाइज। तो ए प्लस बी का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे,
यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला होगा। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया कि ए और बी अगर क्लॉकवाइज में होगा तो ए प्लस बी यानी उसका जो एडिशन होगा उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में, या ए और बी एंटी क्लॉकवाइज में है तो ए प्लस बी क्लॉकवाइज में होगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाना है। दो वेक्टर की बात करें, दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, तीन वेक्टर का नहीं होगा। तो दो वेक्टर का एडिशन निकालना है, तो अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ से निकालना है तो एक के हेड पे दूसरे का टेल लाओ, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा वो आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देगा। डायरेक्शन की बात करें तो ए और बी, वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज में है तो ए प्लस बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, या अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड नंबर देख लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें क्या कह रहा है, ब्राउट द हेड और टेल ऑफ बोथ वेक्टर एट द सेम पॉइंट एंड कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विल बी वेक्टर ए प्लस बी एज शोन इन फिगर। क्या करना है कि दोनों वेक्टर के हेड को एक पॉइंट पे लाना है या दोनों वेक्टर के टेल को एक पॉइंट पे लाना है और एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा तो उसका जो डायगोनल होगा वही देगा आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए कैसे, यहाँ वेक्टर ए है, बी है, तो क्या किए कि दोनों के हेड को एक जगह लाओ या दोनों के टेल को एक जगह लाओ। चलो दोनों के टेल को एक जगह लाते हैं, बी है, ए को क्या किए शिफ्ट करके यहाँ ला दिए, फ्री वेक्टर है, सब कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं स्पेस में। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है यानी कुछ ऐसे कर दिए। ठीक है, लग रहा है पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल यहाँ पे, इसके पैरेलल सेम यहाँ पे। तो ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, ये डायगोनल, ये वाला, या जो डायगोनल होगा यही आपको देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और डायरेक्शन ऐसे होगा, ए और बी का डायरेक्शन इस पॉइंट से बाहर जाते हुए दिख रहा है तो ए प्लस बी का भी डायरेक्शन बाहर जाते हुए ही रहेगा। या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या किया कि दोनों के हेड को एक जगह पे लाए, चाहे तो दोनों के टेल को भी एक जगह पे ला दो। जैसे वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, ए को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, वेक्टर ए को चलो शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। अब एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो, चलो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। तो जो ए वाला जो डायगोनल होगा यही देगा आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सब क्या होगा, लगा कि एक ही पॉइंट पे जा रहा है। क्लियर है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी हो गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में दोनों के हेड या दोनों के टेल को एक जगह पे लाओ, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, एक डायगोनल, अब कौन सा, जहां से ए और बी वाला जा रहे थे पक्का ए प्लस बी ही देगा, उसी तरह वाला क्या होगा, ए प्लस बी देगा। खैर ये सब फिजिक्स में ही, फिजिक्स में भी पढ़े होगे तुम लोग, छाप लो। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ब्रॉट द हेड और टेल ऑफ बोथ वेक्टर एट द सेम पॉइंट, देन ए स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल बिटवीन देम। कह रहा है कि क्या करो, दोनों वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों वेक्टर के हेड को, हेड और टेल ऑफ बोथ वेक्टर एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों के हेड या दोनों के टेल को एक जगह पे लाओ, उसके बाद उसके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही देगा आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। देखो यहाँ पे जैसे ए है बी है, दोनों के हेड को एक जगह पे लाओ या दोनों के टेल को एक जगह पे लाओ। तो चलो मान लो ये वाला वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर बी है, ए को क्या किए कि इसके मतलब दोनों के टेल को एक जगह पे ला रहे हैं, तो बी का टेल यहाँ है तो ए का भी टेल यहीं रखेंगे, तो ए को ऐसे शिफ्ट करके यहाँ ले जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे कर दिए ए को। तो देखो क्या हुआ, दोनों का टेल एक जगह पे चला गया। अब दोनों का टेल एक जगह पे चला गया तो इन दोनों वेक्टर के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा यही होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। खैर ये वाला भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये वाला स्मॉलेस्ट एंगल नहीं है, बल्कि थीटा से तो बड़ा ही आएगा ना,
तो क्या करना है, दोनों के हेड या दोनों के टेल को एक जगह पे लाना है और उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ दोनों के टेल को एक जगह पे लाए, दोनों के हेड को एक जगह पे ले जाओ। जैसे ए को ही शिफ्ट करके कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, या बी को ही शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ, ठीक है, यहाँ पे ले आओ। ए है यहाँ पे, बी को क्या किए, शिफ्ट करके कहाँ ले गए, तो यहाँ पे ले गए, तो बी को शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए, या बी हो गया। इस बार क्या हुआ, दोनों का हेड एक जगह पे आ गया। अब इनके बीच का जो एंगल ए वाला होगा यही आपको थीटा दे देगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना ये भी बहुत आसान है। दोनों के हेड को या दोनों के टेल को एक पॉइंट पे लाओ और उन दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही देगा आपको वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। कुछ नोट है इसमें ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर कि 0 से लेकर थीटा का वैल्यू जो है पाई तक होगा। 0 से लेकर थीटा का वैल्यू पाई तक, कहने का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वह थीटा का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या पाई हो सकता है या उसके बीच में हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। इसी में अगर हम बात करें, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया, देयरफॉर बोलेंगे अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन सेम डायरेक्शन। अगर मान लो थीटा का वैल्यू पाई हो गया, पाई मतलब 180 डिग्री, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोला गया कि ये तो ध्यान रखना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, पाई होगा या इसके बीच का होगा, मतलब 0 और 180 के बीच में ही होगा। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होगा सेम ही डायरेक्शन में लाई करेगा। अगर थीटा का वैल्यू पाई हो गया तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा। यहाँ सेम डायरेक्शन में लाई करने का मतलब ये हुआ कि मान लो वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी भी ऐसे ही हो गया, तो ए और बी क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में लाई कर गया। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन करने का मतलब ये हुआ कि ए अगर इधर लाई करेगा तो बी इधर लाई कर गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, पाई हो जाएगा। देख लो ऐसे भी दोनों के हेड को या दोनों के टेल को एक जगह पे लाओगे, तो दोनों के टेल को एक जगह पे लाएंगे तो यहाँ पे मान लो आ गया बी, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे तो ये वाला एंगल तो पाई हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों के हेड को एक जगह पे लाएंगे, तो चलो क्या किए कि इसको शिफ्ट यहाँ शिफ्ट करके इसको यहाँ पे जब ले जाएंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप करेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, बीच का 0। ठीक है, तो थीटा 0 मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में, और थीटा का वैल्यू पाई हो गया यानी ए और बी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, सेकेंड नोट, मान लो ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, तो ये वाला जो एंगल होगा या अल्फा को हम ए और बी के बीच का एंगल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो तो दोनों के हेड या दोनों के टेल को एक जगह पे लाओ। यहाँ पे क्या है, दोनों का हेड या दोनों का टेल एक जगह पे है। मान लो ऐसे तुम्हें दिखेगा तो क्या ये वाला जो एंगल है, ए वाला एंगल वह ए और बी के बीच का तो एंगल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए के हेड पे बी का टेल है, तो वह एंगल नहीं है उसके बीच का। तो क्या करेंगे, यहाँ अल्फा इज नॉट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको दोनों के हेड या दोनों के टेल को एक जगह पे लाएंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको आगे शिफ्ट कर दिए। जैसे पहले सिचुएशन क्या था, यह वेक्टर ए था, यहाँ वेक्टर बी है, ऐसे है, ऐसे डायरेक्शन था। अब क्या किए कि ए को ही आगे शिफ्ट कर दिए, ए को आगे शिफ्ट किए, इसको आगे शिफ्ट कर दिए यहाँ पे ए को। ठीक है,
तो ये वाला एंगल क्या है, अल्फा था। तो अल्फा तो ए और बी के बीच का एंगल था नहीं। अब क्या हुआ देख लो, दोनों का टेल एक पॉइंट पे आ गया, तो अब ये वाला जो एंगल होगा यही ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो वो कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। यानी इस बार पाई माइनस अल्फा जो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। इसी एग्जाम्पल एक लेते हैं इस पे। मान लो तुम्हें यह वेक्टर ए दे दे, ये वाला वेक्टर बी है, और ये वाला दे दिया मान लो 60 डिग्री, और पूछ देगा कि ए और बी के बीच का एंगल क्या 60 डिग्री होगा। तो बोलेंगे नहीं होगा, ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हेड ए या दोनों का टेल एक जगह पे नहीं है, एक के हेड पे दूसरे का टेल है। तो क्या करें, तो क्या करो, इसको आगे शिफ्ट करके यहाँ ले जाओ, या ऐसे भी कर सकते हो, बी को ही शिफ्ट करके ऊपर ले गए तो दोनों का क्या हो जाएगा, हेड एक जगह पे आ जाएगा। तो किसी तरह, मतलब ये तो फ्री वेक्टर है, हम आगे पीछे कर सकते हैं विदाउट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए स्पेस में। तो वेक्टर बी है और वेक्टर ए को क्या किए, शिफ्ट करके आगे ले गए, वेक्टर ए को शिफ्ट करके आगे ले गए। ठीक है, पहले तो ऐसे था वेक्टर ए ना, और ये वाला 60 है। अब देख लो दोनों के बीच का एंगल ये वाला जो होगा वही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, दोनों का टेल एक ही जगह पे आ गया। तो यह 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 60 यानी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो उतना छाप लीजिए वीडियो पॉज करके। लो आगे नोट, ए और बी, ए प्लस बी का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एक फॉर्मूला है, रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत आसान है। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे आगे। वी विल सी इन डॉट प्रोडक्ट, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में वाला प्रूफ देखेंगे कि क्यों इतना फॉर्मूला आया है। ठीक है, बाकी जो आगे 3 है उसका प्रूफ अभी देख लेंगे। फिर आगे क्या है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसलिए लगाएं क्योंकि ए और बी में से जिसका भी बड़ा होगा, अब ए का बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। तो मतलब निगेटिव नहीं रहे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मोड लगा दिए हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बीच में लाई करेगा। मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा क्या, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। और ये वाला निकालेंगे कैसे, तो ऊपर अभी आप फॉर्मूला देखें जिसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ या नहीं, ये क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से लेकर वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सम तक लाई करेगा। मिनिमम वैल्यू उसका होगा, जो भी ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मिनिमम वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का डिफरेंस के बराबर, और उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। ठीक है, अब क्या है
कि इधर वाला इक्वालिटी इधर वाला कब होल्ड करेगा, मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा इधर वाले के बराबर कब होगा, और ये वाला इधर वाले के बराबर कब होगा। आगे है कंडीशन 3 और 4 यही है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, लेकिन कब, जब थीटा होगा पाई। थीटा पाई कहने का मतलब ये हुआ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है जो आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। दोनों वेक्टर अगर थीटा पाई मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अभी हम लोग देखे हैं। तो अगर दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के सम का या रिजल्टेंट का, जो भी कहो, सम का या रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक, और थीटा अगर जीरो हो गया, थीटा अगर जीरो हो गया तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत आराम से निकाल सकते हो तुम लोग। कैसे, इसी में क्या करो, थीटा की जगह पे जीरो रख दो तो कॉस जीरो क्या होता है 1, तो कॉस जीरो 1 तो हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी रूट अंडर a प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को हटा देगा, सब पॉजिटिव है तो यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो ये वाला a प्लस बी के बराबर आ गया। लेकिन यही थीटा की जगह यहाँ पाई रख देंगे तो यह कॉस पाई यानी -1 होता है कॉस पाई, मालूम होगा आपको। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू a माइनस बी के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों तो प्रूफ हो गया। इसको अगर प्रूफ करना है तो चलो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपको मालूम है कि -1 से लेकर कॉस थीटा का वैल्यू 1 के बीच में होता है। कॉस का रेंज आपको मालूम होगा, 11th में पढ़े हैं कि -1 से कॉस थीटा 1 के बीच में होता है। और आपको मालूम है इक्वालिटी इनइक्वालिटी में हमें जो मन करेगा सब जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज नहीं करेगा, निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करेगा। हम क्या किए, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू इतना, तो -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इधर होगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ में आया क्या किए। इसके बाद यहाँ आने के लिए अपने मन से 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सब में मल्टीप्लाई कर दिए, और पॉजिटिव है 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ बी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। अब क्या करें कि सब में ऐड कर दे रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और आपको मालूम है एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी में, तो इसमें इसमें और इसमें सब में वाला ऐड किए, तो चलो इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, लेस देन इक्वल टू इधर वाला इधर भी ऐड करें ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा बीच वाले में ही है, लास्ट वाले में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर हो गया क्या, यहाँ देख लेते हैं,
क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। उसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का बोला क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी बात कर रहे हैं, इसको तो फर्स्ट वाले से लिख सकते हैं ना, इसको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड रूट उठना है, तो रूट है नहीं, मतलब क्या, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। स्क्वायर सब में है, सभी जगह स्क्वायर है, देख लो यहाँ पे सभी जगह स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हेंस प्रूफ, कौन सा, सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया। थर्ड फोर्थ वहीं से प्रूफ कर दिए थे। और वही बात करें, यहाँ फिर एक मोड इसलिए ले लिए क्योंकि अभी नहीं मालूम कि मोड ए बड़ा है कि मोड बी बड़ा है, तो इतना ध्यान रखिएगा। छापो।